हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग पिछले कुछ सेशन में चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, और मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप क्वेश्चन के फॉर्म में तो कॉन्सेप्ट समझाते ही हैं, अगर कुछ उसके पहले भी कॉन्सेप्ट समझा दे तो ज़्यादा इजी होगा। वैसे वो मेथड ज़्यादा बेस्ट है। आप क्वेश्चन के फॉर्म में देखते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी तैयार होंगे, ठीक है। और मैं पहले भी क्लास में बोल चुका हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आप एक बार इनको पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक। एक तरीका और बताता हूँ कि वीडियो देखो, मैं इतना छोटा वीडियो बना रहा हूँ, पूरे चैप्टर को अगर आप दोनों पार्ट वन पार्ट टू मिलाकर भी देखोगे तो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच का ही वीडियो है। और आप उसको पहले एक बार आराम से देख के नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप उसको 2x की स्पीड में स्पीड बढ़ा के, आपको जैसा कंफर्ट लगे स्पीड बढ़ा के आप उसको देख लीजिए। और ज़्यादा परेशान होने की प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। ठीक है। इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दूंगा, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन कोसाइन। ये भाई बहुत पूछता है, अगर इस चैप्टर में बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन का एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें कई तरीके से डायरेक्शन कोसाइन बोल सकता है, तो पार्ट वन पार्ट टू ऐसे 1 2 3 करके मैं करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट है अभी, है ना। फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है, देखो हमें फाइंड क्या करना होगा, इसमें फाइंड करना होगा बेटा डायरेक्शन कोसाइन। क्या फाइंड करना होगा? डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब पहले समझ लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में थोड़ी सी चीजें। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो नोट्स अगर आपको बनाना हो तो बना सकते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये जेड। थोड़ी देर के लिए कोई भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं आप। इसको मान लिया हमने वाई, ये एक्स, और ये जेड, ऐसा मान लिया। अब अगर मान लो वेक्टर फॉर्म आप लोग देखते थे, तो वेक्टर यहाँ पे अगर मान लो कोई वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती थी, और इसके लिए हम लोग अपना अपना डायरेक्शन कोसाइन बता चुके हैं कैसे निकालना होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। लेकिन अगर मान लो ये लाइन है, तो लाइन कैसे भी हो सकती है थोड़ी देर के लिए। इस लाइन को यहाँ से अगर हटा दूं मैं, तो कोई भी हमारे पास एक लाइन है, और ये लाइन कहीं से भी जा सकती है। थोड़ी देर के लिए हमने ये लाइन को ऐसे पास कराया, ठीक है। ये हमारी लाइन है, एल जो है ये लाइन है। तो इसका पॉजिटिव एक सिरा दिख रहा होगा, एक निगेटिव सिरा दिख रहा है, या फिर ये लाइन जो है किन्हीं भी दो पॉइंट से होकर पास कर सकती है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि ये किस किस एंगल में किसके साथ, अगर मान लो डायरेक्शन बता दिया और उसका कोसाइन का कॉस वाला फॉर्म ले लेते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर ये फिगर वाली चीजें समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल आप लोग 12th में कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीखते जाइए और याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। तो जब भी आपको ऐसा कहीं दिखे, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हों, एक्स वाई, x1 y1 z1, x2 y2 z2, 2 पॉइंट आपको दिए हों, और इन 2 पॉइंट से कोई भी लाइन अगर पास होती है, उसके डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए। क्या पूछा जाए? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और डायरेक्शन कोसाइन को हम देखो, डायरेक्शन और सी से कोसाइन, और कोसाइंस में एक कैप, क्या बोलते हैं उसको, प्लूरल फॉर्म में अगर यूज करना है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन अगर 2 पॉइंट दिए हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है बेटा डायरेक्शन कोसाइन का, x2 माइनस x1 अपॉन में ए बी। अभी ए बी क्या है वो भी समझा दूंगा। दूसरा, y2 माइनस y1 अपॉन में ए बी, ओके, इक्वल Z2 माइनस Z1 अपॉन में ए बी। पहले इतनी बात याद रखना है, ये डायरेक्ट कोसाइन आपको डायरेक्शन कोसाइन देगा अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी चर्चा कर लेते हैं कि ए बी क्या है। वेयर ए बी इक्वल अंडर रूट में, जो आपने ऊपर लिखा है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है। क्या लिखा है आपने? पहला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 इसका भी होल स्क्वायर। तो आपको कहीं भी अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी,
तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइन लिखिए, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगा देना है और ए बी वहां पे क्या होगा, ये होगा, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। हम अभी सारे डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से पूछ सकता है वो पढ़ रहे हैं। तो पहला ये पूछ सकता है कि अगर कोई लाइन है 2 पॉइंट से होकर जा रही है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है बेटा, दूसरा, ये फोर्थ में आ गए, पहले सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड वाला। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब लाइन तो भाई दो एंड्स पे थोड़ी ना होती, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती, दूसरे पॉइंट से भी स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती लाइन, जानते हैं ना आप। तो अगर मान लो ऊपर वाले, जैसे मैं फिगर अभी बना रहा था, ये एक्सिस है, तो जब लाइन का ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो पॉजिटिव एक्सिस हो गया, और वही लाइन जब नीचे जा रही है तो वो निगेटिव एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जब पॉजिटिव बोलेगा, ध्यान देना यहाँ पे इस बात को, जब पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेगा बेटा, तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन, अगर अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल दिया तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, वेक्टर में आपको पढ़ाया, इसको एल, इसको एम और इसको एन। ये बात तो आपको याद होगी, इसको एल एम और एन बोलते थे। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि अगर निगेटिव बोल दे, जैसे यहाँ पे निगेटिव बोला होगा, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे की ओर, तो फिर वही क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा कॉमा माइनस कॉस बीटा कॉमा माइनस कॉस गामा। बस डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको दूसरा मैंने क्या समझाया कि एंगल फॉर्म में अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जब पॉजिटिव डायरेक्शन दिया होगा क्वेश्चन में और निगेटिव डायरेक्शन दिया होगा तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, ये माइनस एल होगा, ये माइनस एम होगा, ये डायरेक्शन कोसाइन है, और ये माइनस एन होगा। एल एम एन क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन। और एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं बेटा, एल एम एन, तो इनका अगर स्क्वायर करके इनको ऐड करते हैं तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। ये भी आप याद रखेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में आपको इसकी नीड पड़ सकती है। ठीक है, पहली चीज हमने सीखा डायरेक्शन कोसाइन, जब 2 पॉइंट दिए होंगे तो उसके लिए पहले फॉर्मूला देखा। दूसरा, अगर एंगल दिया है अल्फा बीटा गामा, तब हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इनका यूज करेंगे। ठीक, ये बातें दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। चलो, अब इसके अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना बेटा? ठीक, गुड, वेरी गुड। चलो, ये है इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन आर गिवन। अभी पहले वाले में हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हों, 2 पॉइंट्स, तो इसका तो हमने कर लिया, 2 पॉइंट्स वाला ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कि एंगल्स दिए हों, एंगल्स, है ना, अगर पॉजिटिव एक्सेस के साथ देंगे तो प्लस कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा ऐसे करके, और अगर एंगल्स हमें दिया हो और निगेटिव एक्सेस के साथ तो माइनस लगा देंगे। अब फोर्थ आया हमारे पास, अगर डायरेक्शन रेशियो दियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है पहले वो समझेंगे कि कोई भी थ्री नंबर्स, है ना, एनी थ्री नंबर्स एनी थ्री नंबर्स कोई भी थ्री नंबर्स आपको दिए गए हों तो वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। जैसे ए बी सी ऐसे दे दिया, डायरेक्शन रेशियो। इसी में एक चीज और याद रखिएगा, ए बी सी अगर मान लो ये कोई पॉइंट दिया है तो उसके ए बी सी जो नंबर्स हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। एक बात यहाँ और याद रखेंगे कि अगर वेक्टर फॉर्म में कोई चीज दिया है, वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है इस वेक्टर की, ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियो हमको लिखना है, डायरेक्शन रेशियो, तो हम लिख सकते हैं A1 ए B1 और C1। बात समझ रहे होगे डायरेक्शन रेशियो के बारे में। अगर आपको किसी भी तरीके से डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया, कोई वेक्टर दिया उसका बोला डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो पहले आप उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। इसका स्केलर वाला पार्ट निकालेंगे जो पॉइंट में, वो होता है उसका डायरेक्शन रेशियो। और अगर आप डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो, जो अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो सिंपली आपको करना है ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन में
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास अभी तक कितने तरीके से डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है बेटा? 4 तरीके से, 4 तरीके से पूछ सकता है। कौन कौन से? पहला मैंने बताया 2 पॉइंट्स वाला, दूसरा एंगल दिया होगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ, थर्ड वाला एंगल दिया होगा नेगेटिव एक्सिस के साथ, और फोर्थ है डायरेक्शन रेशियो दिया होगा। एक तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट दे सकता है, और अगर वेक्टर फॉर्म में देगा तो आप डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकाल के ये फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। क्या चीजें समझ में आ रही पहले मुझे एक बार बताओ। अगर नहीं आ रही तो कमेंट करते ही नहीं, तुम लोग अच्छा बुरा बताते ही नहीं तो पता ही नहीं चलता क्या सही चल रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग अगले कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसलिए परेशान मत होना, नोट्स बना लेना। अगला हमारे पास आता है, अच्छा इसका सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, फर्स्ट के बाद ये आ गया, सेकेंड कॉन्सेप्ट कहाँ है इसका? ये है क्या? हाँ ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। देखो हमारे पास लाइन अगर स्पेस में है मतलब वो 3D बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर हमें इक्वेशन बनाना है किसी भी स्पेस के लिए तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे? तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहले तो हम देखो एक फिगर बनाते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज करो बेटा कि ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई लाइन है और इस पे एक पॉइंट गिवन है, इस पे एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये पॉइंट गिवन है। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो वेक्टर ए बराबर हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ इसके अपोजिट इसमें एक कोई पैरेलल वेक्टर दिया है, इसके कोई पैरेलल वेक्टर दिया है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है जो क्या है? पैरेलल है इस लाइन के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर बी जो है पैरेलल है लाइन के, ठीक है। ये पैरेलल है वेक्टर और इसका कुछ दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ए बी सी ऐसे करके दिया है। अब इस वाले लाइन में आपको पहले अभी आराम से समझो, परेशान मत होना, एकदम आराम से समझो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ना घबराने की जरूरत है, ठीक है। इस पर एक हमने पॉइंट लिया, ये खुद से लिया, एज्यूम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, इसको हमने खुद से लिया। ये पॉइंट है, मान लो ये कहीं पे ले सकते हो पूरी लाइन में कहीं पे भी। इस पॉइंट पे अगर हम लोग ये पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक। ये हम पॉइंट ले सकते हैं अपनी तरफ से। तो अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस लिखना है तो इसके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है बेटा फर्स्ट, आपको पूछ सकता है वेक्टर फॉर्म। क्या पूछेगा? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर पूछेगा तो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म अगर पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं आर, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब मैं इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ और बताऊंगा कि इनमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होंगी। तो ये वेक्टर आर तो बेटा बता रहा है कि ये वेक्टर आर क्या है, उस लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर ए क्या है इसको पहले लिख लेते हैं। अगर वेक्टर ए की बात करोगे तो ये हम बोलेंगे पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ 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 गिवन पॉइंट, ऑफ गिवन पॉइंट ऑन लाइन। लाइन में जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर ए आपको समझ में आ रहा है। अगर वेक्टर बी की बात कहें तो हम इसको बोलेंगे, ये क्या है? अगर इसकी बात कहें, देखो वेक्टर आर, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, गिवन वेक्टर वाले तो ये बात समझ गए, पोजीशन वेक्टर वाली बात समझ गए। वेक्टर बी के बारे में मैंने क्या बताया? ये पैरेलल है। क्या है? इसको लिखेंगे गिवन पैरेलल वेक्टर या पैरेलल, बस पैरेलल लिख दो। पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो ये आर क्या है? तो वेक्टर आर जो है बेटा, ये जो एनी पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट, इसको अगर वेक्टर आर के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो वेक्टर आर के फॉर्म में, तो ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर
ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन। ये बात अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से ये सारे पता है, एक चीज याद रखो, ये अच्छे अच्छे नंबर में पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर में, तो ये चीजें याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कैसे याद रखेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। याद रखने के लिए देखो, हमारे पास ये सारी चीजें एकदम याद होना चाहिए, फिगर के साथ, फिगर से हम इसको चेंज करना हमको आना चाहिए। वेक्टर फॉर्म दिया हो तो हम फिगर बना सकें, और फिगर दिया हो तो वेक्टर फॉर्म बना सकें, ये भी बात याद रखना। तो याद रखो, ये वेक्टर आर क्या बताएगा, कोई भी पॉइंट जो हम लाइन में ले रहे हैं वो वेक्टर आर है। वेक्टर ए क्या बताएगा कि पहले से लाइन में गिवन पॉइंट होगा जो क्वेश्चन में देगा, अभी क्वेश्चन करोगे तो बेटा और अच्छे से समझ में आएगा। लैम्डा तो कांस्टेंट वैल्यू है, और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहा है, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है वो भी समझेंगे, और ये तीनों चीजें आपस में आपको चेंज करना आना चाहिए किसी भी एक से दूसरे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन, या फिर इस फिगर के थ्रू कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म बनाना सीखना होगा। पहली बार में अजीब लगेगा, बट जब सीख जाओगे तो इजी लगेगा। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है जो हमारे ये पॉइंट दिए होंगे, ये जो पॉइंट दिए तो हम लिखेंगे x माइनस, फिर इक्वल लगा दो, फिर दूसरा पॉइंट क्या है y माइनस, और तीसरा पॉइंट क्या है z माइनस। जो गिवन पॉइंट है वो माइनस कर देते हैं सबसे, x1 y1 और z1। लिखने का तरीका बता रहा हूँ जिससे याद रहेगा। यहाँ पे अपॉन में आएगा a, जो पैरेलल वेक्टर है उसके स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे b और यहाँ पे बेटा c। ये इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है आपको, ये जो x y और z हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे, जो इनके कोफिशिएंट होंगे, ये हमेशा पॉजिटिव वन होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वन मतलब प्लस वन भी हम लिख सकते हैं, प्लस वन इनके हमेशा। यहाँ पे देखो x का, इसका अगर हम कोफिशिएंट बोलेंगे तो प्लस वन, वाई प्लस वन, जेड प्लस वन, और अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं तो पहले उसको प्लस वन बनाएंगे। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो हम फिर से एक बार बोलते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस अगर आपको करना है तो पहले ये वेक्टर बी है जो पैरेलल है लाइन के, ये लाइन है, ये गिवन पॉइंट है, और ये पॉइंट हमने कोई लिया है। अगर वेक्टर फॉर्म देखोगे तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये आपको याद रखना है, याद ही रखना है सब के बारे में, ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अगर ये नहीं समझ में आया तो चैप्टर में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्म में अभी और समझ में आएगा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है अगर इसकी बात करें तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मतलब अगर मैं फिगर हटा दूं तो आप इससे बता सको कि ये ए बी सी क्या है, ये पैरेलल वेक्टर के स्केलर हैं, ठीक है। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, गिवन पॉइंट है, और एक्स वाई जेड क्या है, कोई भी जो पॉइंट हमने लिया वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब। ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट, अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक होगा, अब पूछा है बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। जैसे मान लो दो, कोई भी दो लाइन दी हैं तो उनके बीच का हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी दिया होगा, और इसका दोनों फॉर्म हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है और वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है। एक सेकंड फोन आ रहा है। हेलो, बोलिए। बेटा देखो यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म दिया है तब कैसे लाइन का एंगल निकालेंगे दोनों लाइन के बीच में, और अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो कैसे निकालेंगे। तो पहले अगर दो लाइन वेक्टर फॉर्म में दी है तो ये तो आपको लिखना आता ही होगा। पहले अभी हमने बताया है कि वेक्टर आर बराबर, पहले वैसे लिखना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन है। पहली लाइन है बेटा, जो फर्स्ट लाइन है उसको लिखते हैं, फर्स्ट लाइन वेक्टर आर इक्वल, यहाँ पे वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी वन। ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी, लाइन हो गई वन, एल वन मान लेते हैं। फिर वेक्टर आर इक्वल, दो अलग अलग लाइन लिखना है ना हमें, एल वन एल टू मान लेते हैं। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए टू प्लस लैम्डा वेक्टर बी टू इक्वल, ये हो गई दूसरी लाइन।
ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में, ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसे ही अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दो लाइन दिया होगा तो उनके बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एंगल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। ठीक है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, हमने वेक्टर अभी पढ़ के आया है ताजा ताजा, डॉट वगैरह मैंने सब सिखा रखा है। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो आप एंगल इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसके बारे में भी मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट आपको सिखाए थे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है और याद भी रखने हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 आप जो याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने क्या बोला कि इफ द लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या रखेंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगी तो क्या याद रखना है हमें, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल 0। ठीक है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल 0, ये पॉइंट याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा पॉइंट कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, तब आपको क्या याद रखना है, तब आपको याद रखना है वेक्टर b1 इक्वल लैम्डा वेक्टर b2। तो ये लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू, b1 वेक्टर इक्वल लैम्डा वेक्टर b2, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अब इसके हम कार्टेशियन फॉर्म में आ जाते हैं। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो एक तरीका बेटा क्या है, पहले दोनों तरीके बता रहा हूँ। अगर आपको पास कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है तो वो भी समझ लेते हैं। पहले हम दो लाइन लिख लेंगे, ठीक है, दो अलग अलग जो लाइन दी होंगी वो लिखेंगे। अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म के लिए एक लाइन दिया हुआ है, कार्टेशियन का बताया ना, फर्स्ट लाइन x माइनस x वन वन अपॉन a1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन c1। ये हो गई हमारी लाइन 1। इसी तरीके हमारी लाइन 2 आ जाएगी, x-x2 अपॉन में a2 इक्वल y-y2 अपॉन में b2 इक्वल z-z2 अपॉन में c2। ये हो गई हमारी लाइन 2, ठीक है। अब हमें अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर, अब फॉर्मूला इसके लिए भी, ठीक है, बस फॉर्मूला, अब इसमें जितनी चीजें आपको दिख रही हैं इजी तो बहुत है, बट अगर एक भी फॉर्मूला आप भूल गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ होता है बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, एक साथ लिखेंगे, अपॉन में अंडर रूट लगाएंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगाएंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा एंगल फाइंड करने का तरीका, जब आपके वेक्टर फॉर्म में होंगे तब इस तरीके से, कार्टेशियन फॉर्म में होंगे तो इस तरीके से। इसमें भी दो चीजें आपको याद रखना है कि अगर ये दोनों लाइन L1 परपेंडिकुलर होगी L2 के, तो आपको याद रखना है ऐसा तब पॉसिबल होगा जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या होगा, 0। और अगर लाइन L1 पैरेलल होगी L2 के, तब आपको क्या याद रखना है, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2। तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, नहीं तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव वेक्टर देन एंगल बिटवीन द लाइन्स ए बी एंड सी डी। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो पहला कि वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी है, दूसरा
कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी है तो उनके बीच का एंगल पूछ सकता है। तीसरा, अगर आपको ABCD के पोजीशन वेक्टर दे दे, मतलब 4 वेक्टर आपको दे सकता है ABCD, और फिर AB और CD के बीच में आपको क्या पूछ लिया जाए, एंगल पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है कि आपको सबसे पहले, जो सपोज करिए कि आपको ए कोई वेक्टर फॉर्म में आ गया, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ऐसे ही करके कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। और ऐसे ही आपको मान लो B इक्वल आ गया A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। जिनको वेक्टर नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने, पहले वेक्टर का वीडियो मेरा देख लेंगे तब ये चीज समझ में आएगी। A3 I कैप प्लस B3 J कैप प्लस C3 K कैप, ठीक है। और D इक्वल हो गया A4 I कैप प्लस B4 J कैप प्लस C4 K कैप, ठीक। ये मान लो 4 पॉइंट आपको वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दे दिया, या फिर पॉइंट दिया तो आप पोजीशन वेक्टर इसका बना सकते हैं। तो ए बी वेक्टर आपको पता है, वेक्टर अगर ए बी निकालना है तो आप तो ए बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो इससे आपके 3 जो पॉइंट्स होंगे बेटा, वो पॉइंट्स आ जाएंगे अगर इनका पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है। आपके इसके बाद देखो सी डी निकाल लेना, सी डी वेक्टर आ जाएगा वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। इतनी बातें तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर इससे स्केलर पॉइंट भी निकाल सकते हैं, इससे भी स्केलर पॉइंट निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ गए। इसमें A1 A2 A3 आ जाएगा। इसमें जैसे मान लो इसके स्केलर पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, A1 B1 और यहाँ पे C1 स्केलर जो भी आएंगे, यहाँ पे आएगा A2 B2 और C2। तो अब इनके बीच का एंगल आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2, क्वेश्चन आएगा तो अभी और समझ में आएगा, प्लस C1 C2 और अपॉन में वही फॉर्मूला अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट A1 A2 लिख देना, A1 B1 C1 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। A1 A2 ये क्या है, जब ये फाइनल हमारे जो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के स्केलर पॉइंट मिल जाएंगे तब आपको लगाना है, ठीक है क्या। चलो, 3 तरीके से एंगल भी वो आपको पूछ सकता है। अगला टॉपिक क्या है, लास्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब 2 लाइन अगर दी हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में दी हैं या फिर कार्टेशियन फॉर्म में दी हैं, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है, ठीक है। उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। तो अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखी थी, सपोज करो वेक्टर फॉर्म में लाइन लिख लेते हैं, A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, लाइन नंबर 1 हो गई। और दूसरी लाइन हम लिख लेते हैं A2 प्लस लैम्डा, मान लो कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग हुई तो म्यू या कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी ले सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू, उसके लिए दिक्कत नहीं है। वेक्टर ये हमारी हो गई लाइन 2। अब इन दोनों लाइन के बीच में बेटा हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत ध्यान से ही है क्योंकि लॉन्ग में आते हैं, 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, पहली चीज, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट लगाएंगे, डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी मैंने सिखाया है कैसे निकालते हैं, और डॉट प्रोडक्ट भी सिखाया है। और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है क्या, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे आप लोग को चला के सिखाता हूँ। जो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला है वो थोड़ा अजीब सा है, तो मैं क्या बताऊंगा कि जो भी कार्टेशियन इक्वेशन दी होंगी आप इसको चेंज कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में। कैसे, अगर कोई लाइन, मैं एक लाइन चेंज करके दिखा देता हूँ, x माइनस एक्स वन अपॉन में A1 इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन में B2, सॉरी B1 इक्वल z माइनस Z1 अपॉन में C1, ऐसे कोई लाइन दी है। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आपको बनाना है, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको ये चीज बनाना है तो क्या बनाएंगे, वेक्टर r इक्वल, हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये पैरेलल लाइन के पॉइंट है, और ये जो x1 y1 z1 है ये हमारे वेक्टर a के पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे x1 प्लस y1, x1 i कैप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे x1 i कैप प्लस x2, सॉरी y1 j कैप प्लस
Z1 k कैप प्लस हम लिखेंगे लैम्डा वेक्टर। अब हमें लिखना है ऊपर वेक्टर, तो A1 पैरेलल वेक्टर I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो इस तरीके से हमने चेंज कर लिया कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में। फिर वेक्टर फॉर्म में दूसरी लाइन भी चेंज कर लोगे तो इसी फॉर्म में आ गई बेटा। हमने तो A1 और B1 की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, A1 और B1 की वैल्यू। जैसे ही ये चेंज कर लेंगे तो फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आप सॉर्टेड डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट लगभग लगभग मैंने बता दिए हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, नोट्स आप बना रहे होंगे साथ साथ। अब हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है इसके क्वेश्चन? देखो यहाँ पे हेडिंग मैंने बना रखा, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 3D ज्योमेट्री फॉर क्लास 12 बोर्ड्स 2025 एंड 26, लेटेस्ट पैटर्न पे और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह मैंने वीडियो बनाया कि आप ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चल अब कॉन्सेप्ट सारे पता है इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझाने की, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। देखो दो पॉइंट दिया है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा, तुरंत दिमाग में आएगा। अगर दो पॉइंट दिया है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तुरंत दिमाग लगाएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन में, याद आ रहा है सबसे पहले ही बताए थे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, है ना। तो पॉइंट लिख के फिर इस अपॉन में क्या लिखेंगे, ए बी। दूसरा एक्स y2 माइनस y1 अपॉन में ए बी। और थर्ड अगर बोलोगे तो आएगा z2 माइनस z1 अपॉन में ए बी। पहले ए बी निकाल लो, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। तो ए बी निकाल सकते हो यहाँ पे, ए बी यहाँ पे साइड में कर देते हैं, ए बी इक्वल अंडर रूट में, देखो यहाँ पे मैं पॉइंट बता देता हूँ, ये x1 y1 ये z1, x2 y2 और ये z2। तो यहाँ पे हमको पहले निकालना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये तो याद है, मैं फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ इसलिए परेशान मत होना, अंडर रूट लगाओ और वैल्यू डायरेक्ट रखो। x2 माइनस x1 यहाँ से करो, 5 से 7 जाएगा, कितना आएगा, स्क्वायर है तो प्लस माइनस का इतना दिमाग मत लगाना, 5 से 7 जाएगा तो -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 से -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 -3 कितना हुआ बेटा, +2, 2 का स्क्वायर फिर प्लस Z2 माइनस Z1 करोगे 8 माइनस 9 -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 मतलब 3। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ चुका है लगभग लगभग, x2 माइनस x1 यहाँ पे हम निकाल चुके हैं तो इजी लगेगा, -2 अपॉन में 3। ठीक है, y2 माइनस y1 ये निकाल चुके हैं 2, तो 2 अपॉन में 3 और z2 माइनस z1 निकाल चुके हैं -1, तो -1 अपॉन में 3। ये आपके हो गए बेटा डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम एल एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास एल की वैल्यू आ गई -2/3, एम की वैल्यू आ गई 2/3 एंड एन की वैल्यू आ गई है -1/3। यही आपके डायरेक्शन कोसाइन है जब आपको दो पॉइंट्स दिए हों जिनसे लाइन पास होके जा रही है। ठीक है, समझ गया, वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन आर इतना देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। देखो ये मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हो, तो डायरेक्शन रेशियो दिया है इस बार, क्या दिया हुआ है, -18 12 एंड -4। तो ये हमारा ए, ये बी और ये सी, तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए अपॉन में अंडर रूट पूरा वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ऐसे ही बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर ये फॉर्मूले याद रख गए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो 18 -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और प्लस -4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में, सबसे पहले 18 का स्क्वायर 324, ठीक है,
अगला 3 2 4 के बाद प्लस 1 4 4 आता है, प्लस 4 का 16 आता है। सबको कैलकुलेट करके ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 6 4 कितना हो गया? देखो अगर इसमें 6 ऐड करो 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60 160। तो 160 में इसको ऐड करोगे तो 4 प्लस 6 और 2 कितना हुआ? 8 और यहाँ पे 4 4 8 4 और 4 8 4 कितने क्या होता है? 22 का। किसका होता है? 22 का। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू रख देना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ए कितना था? -18/22। बी कितना था बेटा? 12/22। और सी कितना था? -4/22। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 9/11। 2 से इसको करो 6/11 और ये 2 से करो -2/11। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ चुकी है -9/11, यहाँ पे 6/11 और यहाँ पे -2/11। यही आपके एल एम और एन होंगे डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन और इजी हो गया अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 60 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस पॉजिटिव, यहाँ पे लाइन देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और एंगल दिया अल्फा बीटा गामा, ये हमारे लिए अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इन तीन की वैल्यू दे दिया। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, ये भी एकदम सिंपल हो गए बेटा। अब चीजें समझ में आ रही हैं। पॉजिटिव पूछा इसलिए एल की वैल्यू हम पूछें तो बोलेंगे कॉस अल्फा, बी की वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू बोलेंगे तो लिखेंगे कॉस बीटा, और इसी तरह एन की वैल्यू पूछेगा तो हम लिखेंगे कॉस गामा। सबकी वैल्यू रख दो, निकाल दो। कॉस अल्फा मीन्स कॉस 90, कॉस बीटा मीन्स कॉस 60 और कॉस गामा मीन्स कॉस 30। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, 60 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बस हो गए, यही हमारे एल एम एन आ गए, एल एम और एन, यही डायरेक्शन कोसाइन आ गए। समझ गया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वेरी गुड। चलो करते जा रहे हो ना? अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह निगेटिव होता तो सब में माइनस लगा देते हैं बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सो डेट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो देखो बेटा ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे किसका क्वेश्चन है? वेक्टर का। कोलिनियर के लिए मैंने वहां पे समझाया था, बस फटाफट सॉल्व कर लो एक बार। अगर ए बी सी तीन पॉइंट दिए हैं तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। कैसे समझाया था? कि अगर कोई भी तीन पॉइंट है ए बी और सी, अगर ये कोलिनियर होते हैं तो याद रखना कि ए बी के जो वेक्टर फॉर्म आएंगे, ए बी का जो भी वेक्टर फॉर्म आएगा और सी डी का जो वेक्टर फॉर्म आएगा, सॉरी सी डी कह रहा हूँ, उससे जुड़ा हुआ बी सी, बी सी के जो वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो उनके स्केलर जो होंगे, अगर ये कोलिनियर है तो आएगा A1/A2 इक्वल B1/B2। ऐसा क्वेश्चन करा रखा है मैंने, C1/C2। ये बात याद रखना। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? बी माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है? 1 - ए मतलब 2, तो 1 - 2 करो कितना आएगा? 1 - 2 करोगे तो -1 आई कैप। फिर इसी तरह आपको -2 -3 करोगे तो -2 -3 -5 जे कैप। ऐसे ही आपको -3 -4 यहाँ दिख रहा है ना, मैं बोलता रहता हूँ बट बी में आपकी नजर जानी चाहिए। -3 से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 जे कैप के कैप। ये हो गया आपका ए बी। ए बी जैसे ही निकल के आएगा तो आप निकालोगे बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे बेटा? वेक्टर सी माइनस ए मतलब सी माइनस बी, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इनको। वेक्टर ए बी ऐसे, वेक्टर बी सी, फिर वेक्टर ए, ये माइनस हम कर रहे हैं ये भी याद रखना, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो बन जाएगा आराम से। ये वेक्टर वाले क्वेश्चन हैं, वेक्टर में समझ में आ जाएगा। जिसको ना समझ में आ रहा हो एक बार वीडियो देख लेना। तो बी सी मतलब सी माइनस बी, सी ये है 3 - 1 कितना हुआ? 2 2 आई कैप। ऐसे ही 8 माइनस और माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा 10 जे कैप। और यहाँ पे आएगा -11 है -3 तो माइनस दोनों हो जाएंगे, -14 के कैप। अब हम चेक कर लेते हैं। A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो A1 कितना दिया हो बेटा? -1। A2 कितना दिया है? 2, तो -1/2। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे B1/B2 की वैल्यू, -5/10। इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 आया। और इसी तरह हम निकालेंगे C1/C2 की वैल्यू। C1 कितना है? 7/-14, तो कितना आ जाएगा? -1/2। तो देखो -1/2 -1/2, तो हियर वी कैन से डेट हियर
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2. So we can say that the points, जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ए बी एंड सी आर कोलीनियर. ये कैसे पॉइंट हो जाएंगे? कोलीनियर पॉइंट. ठीक है, चलो समझ गए ना बेटा, ये वेक्टर में क्वेश्चन कराया हुआ है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. 5 क्या कह रहा है? सो डेट द वेक्टर इतना मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. देखो वेक्टर आपके पास दिया हुआ है. अब इसने बोला है कि आपको इक्वल एंगल बनाने के लिए बोला है कि आप शो करिए कि ये इक्वल एंगल बना रहा है. ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा. सबसे पहले देखो हमें निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं. हम पहले इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं. अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्यों निकालना है? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में ही एंगल आएगा तो वहीं से हम कुछ कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूं. तो डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में. तो डायरेक्शन रेशियो पहले निकालते हैं. डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा? पॉइंट लिखोगे तो 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 1 1, तो 1,1,1 तीन पॉइंट आ गए. डायरेक्शन रेशियो आ गए तो डायरेक्शन कोसाइन आप आराम से निकाल सकते हैं. कितना आ जाएगा बेटा? बताया था a अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना. तो इसका एक का अगर निकाल लिए तो ऐसे ही 1 अपॉन तीनों देखो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया? अंडर रूट 3. इसका भी 1 अपॉन अंडर रूट 3. इसको भी सॉल्व करके लिख ही दो. ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3. साइड में इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे सर कहाँ से आ गया. तो ये अंडर रूट में 3 हमने जो निकाला है, ये निकाला है अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड या थर्ड कर रहे थे ना वैसा. तो ये अंडर रूट 3 आ गया. अब डायरेक्शन कोसाइन एक तो ऐसे तरीके से निकलता है, लेकिन अगर इसको एंगल फॉर्म में निकालें, ये एल है, ये एम है और ये एन है, तो हमने ये भी पढ़ रखा है बेटा. एल इक्वल कॉस एल्फा है ना, एम इक्वल कॉस बीटा और एन इक्वल पढ़ रखा है कॉस गामा. तो हम सब एंगल निकालते हैं क्या? तीनों एंगल इक्वल हैं, ये पूछा है हमसे, प्रूफ करना है. तो एल की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 1 अपॉन रूट 3 कॉस एल्फा. यहाँ पे एम की वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन 3 कॉस बीटा, और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 अपॉन में 3 कॉस गामा रख देते हैं. ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 3, सॉरी इसको ऐसे कंपेयर करो कि 1 अपॉन 3 अगर लिखा है तो ये कॉस किसकी वैल्यू है? 1 अपॉन 3 किसी की वैल्यू तो है नहीं कॉस में, तो हम एल्फा की वैल्यू निकालते हैं. तो एल्फा बराबर, ये आईटीएफ में पढ़ाया था मैंने, कॉस जब उधर जाएगा तो लग जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो बीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3. एंड ऐसे ही आप निकालोगे गामा की वैल्यू तो गामा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3. तो तीनों एंगल आपको इक्वल दिख रहे होंगे. तो हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो चुका है जो हमें शो करना था, डेट एल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा. तीनों इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, समझ गए ना. हमने मान लिया था कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सेस हैं, इनसे सबसे कौन सा एंगल बन रहा है? इससे एल्फा, इससे बीटा और इससे गामा. हमने शो कर दिया क्योंकि हमें पता है वेक्टर फॉर्म में दिया, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं उससे, डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दूसरे तरीके एंगल फॉर्म में भी होते हैं, उससे कंपेयर कर देंगे तो एल्फा बीटा गामा आ जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ द कार्टेशियन इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन हमने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ी, वैसे ही दिख रही क्या? ठीक है, वेरी गुड. इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज देन फाइंड इट्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म. देखो कितना सिंपल पूछ लिया है, तो मैं बता चुका हूँ, सॉल्व करते हुए ही बताएं. देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया है, हमें वेक्टर फॉर्म पहले याद होना चाहिए. अगर वेक्टर फॉर्म पता करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो ए बी सी की वैल्यू वो क्या है हम लिखेंगे. अगर मान लो इसको कंपेयर करते हैं तो x1 कॉमा x2, सॉरी x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये जो पॉइंट है ये गिवन है. ये कौन कौन सा है?
5 देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पूरी तरीके से इसको कंपेयर करके बताते हैं एकदम अच्छे से, एक क्वेश्चन में बता देंगे तो दूसरे में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ये पॉइंट लिख लेते हैं हम, क्या है, x माइनस 5 3 इक्वल वाई प्लस 4/7 और इक्वल z माइनस 6/2। तो इसको कंपेयर करना है, x माइनस x1/3, y माइनस y1/7 और z माइनस z1/, अरे कंपेयर करने के लिए नीचे फॉर्मूला लिखेंगे ना, ये यहाँ पे ए बी और सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक, अब इससे इसको कंपेयर करो, कंपेयर कंपेयर करो तो क्या आएगा, हमें सारी वैल्यू पता चल जाएंगी। x1 बराबर 5, एक्स y1 इक्वल, देखो यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस में 4 और z1 बराबर आ जाएगा 6। दूसरी बात, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। तो ये बात तो आपको पता ही है। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होता था कि वेक्टर r बराबर हम लिखेंगे कि ये जो वेक्टर a था, ध्यान दोगे तो वेक्टर a क्या था, x1 y1 एक और z1 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो x1 वाला क्या है 5, ये x1 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 के कैप, ये तो वेक्टर ए लिख दिया, प्लस लगाओगे लैम्डा लिखोगे। अब वेक्टर बी क्या होता था बेटा, तो पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर और ए बी सी क्या होते थे, पैरेलल वेक्टर के स्केलर। तो यहाँ पे लिखोगे 3 i कैप प्लस 7 j कैप और प्लस 2 के कैप। याद आ रहा है, फिगर बनाया था, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। हमने कार्टेशियन इक्वेशन जो दी थी उससे हमने इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल ली, वेक्टर आर के फॉर्म में। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा, समझ में भी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द वेक्टर इतना। अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, अब इसमें भी हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए और इसने पैरेलल के बारे में बता दिया और पासिंग थ्रू, तो पहले इसका फिगर बना लो, ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिगर इसीलिए कह रहे थे, फिगर वो जो बता रहा था इसलिए बता रहा था। पहले बोला है एक लाइन हमें निकालना है, एल लाइन है, उसमें कोई एक गिवन पॉइंट है, तो पॉइंट उसने गिवन किया दिया है 5 2 -4, जो कि क्या होते हैं हमारे x1 y1 और z1। फिर एक कोई पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर मैंने बताया था वेक्टर बी को बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर बी क्या था, वेक्टर बी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 के कैप, इसने तो सब कुछ दे ही दिया है। तो अगर ऐसा दिया होता था तो एक वेक्टर, अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई जेड लेते थे तो हम इसका क्या बनाते थे फॉर्मूला, वेक्टर आर वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर, सॉरी, प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर ये होता था वेक्टर ए, है ना। तो वेक्टर ए के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो x1 आई कैप मतलब 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, प्लस लगा दोगे लैम्डा, और वेक्टर बी के फॉर्म में लिखोगे क्या, ये 3i कैप प्लस 2j कैप, अभी तो चर्चा की है इसके बारे में, माइनस 8 के कैप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो इजी था। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हमको फिगर याद होना चाहिए, कोई लाइन है उसमें गिवन पॉइंट जो होता था वो वेक्टर ए होता था, पैरेलल वेक्टर जो था वो वेक्टर बी होता था, और जो पॉइंट हम खुद से लेते थे कहीं भी लाइन पे वो होता था वेक्टर आर एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द लाइन थ्रू पासिंग थ्रू इतना इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना। देखो एक चीज और याद रखना है, मैंने बताया है अभी आपको कि अगर पॉइंट्स गिवन है, जैसे मैंने बताया था कि अगर दो लाइन है, दो लाइन दी हुई है, तो उसमें अगर आपको ये दिख रहा है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो ये आपके क्या होंगे, ऐसा अगर इक्वेशन दिया है तो एक तो कोलिनियर में इसको यूज करते हैं, दूसरा अगर दोनों लाइन इक्वल है, इफ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल, तब भी इसका यूज करते हैं, आर पैरेलल तो भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हम पहले पॉइंट्स निकालेंगे, इन सबको पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो वेक्टर अगर इससे ए बी निकालते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने और इसको डी माने, तो लाइन ए बी अगर हमें निकालना है वेक्टर फॉर्म में तो हम निकाल सकते हैं वेक्टर
बी माइनस वेक्टर ए, ये तो सिखा चुका हूँ कितनी बार, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो वेक्टर बी से ए माइनस करो, 2 - 4 कितना होगा, -2 होगा, -2 आई कैप, फिर 3 - 7 क्या होगा, -3 से 7 करोगे -4 जे कैप, फिर 4 - 8 करोगे तो -4 के कैप, ये हमने निकाल लिया ए बी। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे सी डी, तो सी डी क्या होता था, वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, सी डी, डी से माइनस करो, 1 - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 आई कैप, फिर 2 से -2 तो ये भी प्लस हो जाएगा, +4 जे कैप, और इसके बाद 5 माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4, यहाँ पे 5 - 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 4 के कैप। इतनी बात समझ गए? ठीक है। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इसके लिए ये पॉइंट होंगे, जो इसके जो स्केलर पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे -2, -4 और -4। इसके स्केलर पॉइंट जो होंगे वो होंगे 2, ठीक, 2, 4 और 4। अब हम लोग निकालेंगे A1 अपॉन A2, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2, तो -1। फिर हम लोग निकालेंगे B1 अपॉन B2, कितना आ जाएगा बेटा, B1 -4 अपॉन 4, -1। इसके बाद हम लोग निकालेंगे C1 अपॉन C2, कितना आ जाएगा, -4 अपॉन 4, -1। अब हमारा देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल आ गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इजिली कि ये दोनों लाइन जो है, इसके द्वारा जो लाइन बन रही है AB और ये लाइन जो बन रही है CD, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ गए क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, इसको एक बार दोबारा देखोगे तो इजी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। देखो ये भी बता चुका हूँ कि अगर आपको एंगल फाइंड करना है और उसके कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एंगल पहले तो कंपेयर करके इनके बारे में चीजों को पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक। तो पहले इन लाइन को कंपेयर करेंगे। अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूं बेटा, इस पूरी लाइन को, तो ये किससे कंपेयर करना, पहले ध्यान देना, हम कंपेयर करेंगे x - x1 अपॉन में a1, इसको क्योंकि दो लाइन है ना, a1 इक्वल x - x2 अपॉन में a2, और इसको कंपेयर करेंगे x - x, हाँ सॉरी, y1 लिखना था मुझे, हाँ यहाँ पे x - y1 अपॉन, सॉरी y - y1, y - y1 अपॉन में b1, और यहाँ पे लिखेंगे z - z1 अपॉन में c1। इसको कंपेयर करेंगे x - x2 अपॉन में a2, और इसको कंपेयर करेंगे y - y2 अपॉन में b2, और ये होगा z - z2 अपॉन में c2। कंपेयर करोगे बेटा तो इससे क्या क्या निकल के आएगा, यहाँ पे x1 बराबर -3, x2 y1 बराबर 1, और Z1 कंपेयर करना तो आई होप आता होगा, जिसको नहीं आती बेसिक बेसिक चीजें तो मुझे एक बार बताओ कमेंट करके, तो मैं बताऊंगा, फिर बेसिक से एकदम बताऊंगा। यहाँ पे -3, और A1 की अगर कंपेयर करोगे तो 3, B1 कंपेयर करोगे तो 5, और C1 कंपेयर करोगे तो 4। और एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो +1, y का भी +1 और z का भी +1, इसमें भी x का +1, y का +1 और z का +1। अगर ऐसा नहीं तो पहले आपको इक्वेशन +1 बनानी पड़ेगी, y x y और z के कोफिशिएंट को, ठीक है। इससे कंपेयर करोगे तो x2 बराबर आ जाएगा -1, y2 बराबर आ जाएगा 4, और z2 बराबर आ जाएगा 5, और यहाँ पे A2 बराबर आ जाएगा 1, B2 बराबर आ जाएगा 1, और C2 बराबर आ जाएगा 2। इतनी बात पहले एक बार देखो, अभी कर रहे हो इसलिए कंपेयर कर रहे हो, एक एक चीजें लिख रहे हो, नहीं तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा x1 y1 z1 a2 b1 c1, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको अभी कंपेयर करना सीखना है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बार सीख जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, वैसे यहाँ पे आपको जो एंगल निकालने में x1 y1 z1 की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होता है, a1 b1 c1 की जरूरत, a2 b2 c2 की जरूरत। बट इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए अभी आप कंपेयर कर करके लिख लिख के करिए। अब हमको एंगल निकालना है तो हमें cos थीटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है।
और अपॉन में आपको पता है अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगाना है आपको a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख लो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना है a1 a2, तो 3 माइनस वन कितना हुआ 3, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस b1 b2, तो 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ प्लस 5, c1 c2 4 टू जा 8, और अपॉन में बेटा अंडर रूट में लिखो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे अंडर रूट में a2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ऊपर क्या कितना बन गया 5 और 8 कितना हुआ 13 प्लस 13 कितना हुआ 16, तो ये हो गया 16, 16 बाहर 16 में ही निकलेगा, बट ठीक है एक बार लिख देते हैं। अंडर रूट में यहाँ लगाओगे, यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 25 प्लस 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 2 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ऊपर आ गया 16 लिख दो, ऊपर 16 आ गया, नीचे कितना आएगा ये देखो 25 अंडर रूट में 50 हो गया, मल्टीप्लाई अंडर रूट में 6 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, और अलग अलग तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। हमें तो एंगल निकालना था, ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा फिनिश कर देता हूँ क्वेश्चन को इरेज करके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जब कार्टेशियन फॉर्म दिया होता है तो सबसे पहले कंपेयर करके a1 a2 a3 इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ऊपर 16 है, नीचे अगर अंडर रूट 50 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 रूट 2 और रूट 6, तो ये कितना आ गया भाई, ऊपर 16 लिखा रहने दो, इसको भी सॉल्व करो 5 रूट के अंदर मल्टीप्लाई 12, अब 12 को सॉल्व करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, अगर इससे 4 3 लिख सकते हो तो 2 मल्टीप्लाई रूट 3, 2 से इसको कैंसिल कर दो 8, तो यहाँ पे आ गया 8 अपॉन 5 रूट 3, दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये cos थीटा की वैल्यू आई, अगर उसने एंगल पूछा है तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, तो अगर जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो स्किप कर रहे होंगे उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बढ़े आगे कार्टेशियन। अब देखो, अब अगर इसको क्वेश्चन दोबारा करोगे तो क्या करना है तुमको, a1 a2 डायरेक्ट दिख रहा है a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसी की जरूरत थी तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए ना, एंगल के लिए यही फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 क्या कह रहा है देखो, समझते हैं एक बार। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब देखो इस बार वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया और एंगल पूछा, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। कॉस थीटा क्यों लिख रहा हूँ अभी, एक सेकेंड पहले समझो। इसको भी अगर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके चीजों को निकाल सकते हैं। हमें पता है कि फॉर्मूला इस बार लिख लो पहले ही, कॉस थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b2 और इसका मॉडुलस। ठीक है, इसका मॉडुलस, ऊपर भी मॉडुलस, मतलब हमें प्लस ही लेना है। तो b1 b2 क्या है, ये भैया b1 है आपका, क्योंकि कंपेयर करो इसको, अगर इससे कंपेयर करो वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, तो ये b1 होगा, तो ये वाले को हम मान सकते हैं b1 और इस वाले को हम मान सकते हैं b2। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, b1 वेक्टर क्या होगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और हमारे पास b2 वेक्टर क्या होगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट यहीं पे निकाल लेते हैं, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, तो ये तो सिखा रखा है मैंने। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, आई कैप 1, माइनस माइनस इनका मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 जे का 1 और 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस 6, तो कितना आ गया 6 2 9, इतना आ गया। और हमें जरूरत पड़ रही वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड, तो b1 का मैग्नीट्यूड लिखो भाई, b1 वेक्टर b1 अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, कितना आ गया b1 बराबर अंडर रूट में 1 स्क्वायर 1 प्लस 9
सब ऐड करोगे तो रूट में 11। ऐसे ही यहाँ पे B2 वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने, ये मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में B2 के लिए 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 4। सॉल्व करोगे तो 3 आ गया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में और डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमने सारी चीजें निकाल ली। कॉस थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 9 था, अपॉन में B1 की वैल्यू कितनी थी, मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 11 और B2 की वैल्यू 3, तो 3 से कैंसिल 3 आ गया। तो ये थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट 11। बहुत ही आसान लगा होगा क्वेश्चन, है ना। हम कंपेयर करके B1 B2 निकाल लेंगे, जैसे ही कंपेयर करके B1 B2 निकाल लेंगे वैसे ही उसमें फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा। समझ गए ना बेटा। अगर वेक्टर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाला, इसलिए पहले आप वेक्टर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और जो भी समस्याएं होती मुझे बताना है, टाइम वेस्ट इसीलिए नहीं करा रहा हूँ आप लोग का। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर इतना, देन फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स ए बी एंड सी डी। ये भी मैंने बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा, देखो डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वही आ रहा है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी अगर निकालना है तो हम लिखेंगे बी माइनस ए, और वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें अगर ऐसे भी निकालेंगे पॉइंट के फॉर्म में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। बी माइनस ए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये ए है, ये क्या है बी, तो पहले माइनस करते हैं इसको। बी से ए माइनस करोगे 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, आई कैप लिख सकते हो। फिर प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, तो यहाँ पे 3 जे कैप, और यहाँ पे कितना लिखोगे लास्ट 4, 7 से 3 जाएगा 4 के कैप। अब अगर इसके पॉइंट्स लिखोगे स्केलर तो 3 3 4 आएंगे, जो कि हमारे लिए क्या है, ये A1, ये B1 और ये C1, क्योंकि हमें एंगल निकालना है इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से हम CD निकाल लेते हैं। CD क्या आएगा, वेक्टर D माइनस वेक्टर C। D क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये C है और ये क्या है D है, ठीक। तो D से माइनस करते हैं, D से 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आई कैप, फिर 9 माइनस 3 तो प्लस 6 जे कैप, फिर 2 माइनस 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 प्लस 8 के कैप। अब इसके स्केलर पॉइंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, स्केलर नंबर 6 6 8, और जो कि हमारे लिए क्या होंगे A2 B2 एंड C2। अब हमने पढ़ा है कि अगर हमको इनके बीच का एंगल निकालना है तो आता है मॉडुलस, इसको छोटा कर देते हैं, मॉडुलस A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, प्लस C1 C2 अपॉन में, अब तो सबको याद होगा ना बच्चों, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है इसलिए परेशान मत होने लगना। मॉडुलस A1 मल्टीप्लाई A2 करो, 6 3 जा 18, प्लस है प्लस लगा दो 6 3 जा 18, प्लस है प्लस लगा दो 8 4 जा 32, ठीक है। अपॉन में अब देखो इसका अंडर रूट करो, A1 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9 प्लस 16, और यहाँ पे अंडर रूट लगाओगे कितना आएगा 36 प्लस 36 प्लस 64। तो ऊपर कैलकुलेट करो कितना आ गया 18 18 36, ठीक है, पूरा ऐड करोगे 68, और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 9 9 18 18 और 10 कितना हुआ 28 प्लस 6 34, अंडर रूट में 34, और यहाँ पे अंडर रूट कितना आ जाएगा, सबको ऐड करो 4 और 6, ये तो 100 हो गया, ठीक है। 100 प्लस 1 36, तो इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप लिख देंगे 68 अपॉन अंडर रूट में इनको मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 136, और अब हमें निकालना था थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 68, वैसे कट पिट जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो 34 मल्टीप्लाई 136। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो हमने क्या सीखना था, अगर पॉइंट्स दिए होंगे तो ए बी और सी डी दो लाइन निकालना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2,
फिर ये वाले फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करोगे तो आप एंगल आराम से फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी लाइन्स इतना इतना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने जब ये मैं एंगल वाला टर्म सब पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको एक चीज लिखाई थी कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाइंस दी होती हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन दी होती हैं, तो परपेंडिकुलर कब होता है? जब a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इनकी वैल्यू क्या हो? जीरो। तब जब इफ लाइन L1 परपेंडिकुलर हो L2 के। थ्योरम में जाके देखोगे मैंने लिखाया है। तो कंपेयर कर लो। अब तो डायरेक्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करके मुझे पता है वैल्यू निकालना तुम लोग सीख गए होगे। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो A1 इक्वल 1, B1 इक्वल 2 एंड C1 इक्वल -1। इसी तरह A2 निकालोगे तो 3, A2 कितना है? 3। B2 निकालोगे कितना आएगा? 1। और इसी तरह आप अगर C2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? P। अब इसमें वैल्यू रख देना है क्योंकि ये बोला है कि ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो हम वैल्यू रख देते हैं। A1 A2 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई 3 3 हुआ। फिर B1 B2 का प्लस लगाओ, B1 B2 2 हो गया। और C1 C2 का लगाओगे तो माइनस P इक्वल 0। इन दोनों को ऐड करो 5 माइनस P इक्वल 0। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इधर रोको, P उधर जाएगा P, तो P बराबर 5। P की 5 वैल्यू आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है, मैंने बताया कि जितने कॉन्सेप्ट बेटा देखो उसमें पढ़ाया है ना मैंने अभी चैप्टर में, वही कॉन्सेप्ट घूम घूम के आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। इसकी प्रैक्टिस कर लोगे 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप फिर बाद में बोलोगे कि सर एक एक क्वेश्चन आया है आपका पढ़ाया हुआ, और मैं बाद में पेपर के बाद मैं दिखाऊंगा कि देखो एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे एक बार। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर सक्सेसफुली, ऐसे पोजीशन वेक्टर दिया, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन किया है, कुछ नहीं करना बेटा, वेक्टर फॉर्म में दिया ही है, सेम अभी क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे ए बी बराबर वेक्टर बी, उसमें लाइन दिया था, इसमें वेक्टर दे दिया वेक्टर ए। अब यहाँ पे वेक्टर ए इसको मानेंगे वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी, ऐसे दे दिया। तो b से a माइनस हम डायरेक्ट कर लेते हैं, b यहाँ है a वहाँ है, तो b से a माइनस करो। 2 से 2 आई कैप है, आई कैप माइनस होगा तो यहाँ आएगा आई कैप। फिर j से 5 से केवल 1 माइनस होगा तो प्लस का 4 j कैप, और k कैप यहाँ पे तो है नहीं, उधर माइनस है तो माइनस k कैप। अब अगर इसके पॉइंट स्केलर वाले लिखोगे तो आएगा 1 4 और -1, जिसे हम लोग बोल सकते हैं a1 B1 और C1। अब तो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मन से ध्यान दी के, उनको तो ये बात समझ में आने लगी होगी। सी डी निकालना है तो वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट माइनस करेंगे डी से सी को। तो 1 से -3 करोगे तो 1 -3 कितना होगा? -2 आई कैप। फिर ऐसे ही 6 -6 पहले से -2 हो जाएगा तो -8 जे कैप, एंड माइनस के से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 के कैप। इसके भी अगर आप स्केलर पॉइंट देखोगे तो ये -2 -8 +4, -2 -8 और +4, ये हो गया A2 B2 एंड C2। ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर, फॉर्मूला अब याद होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस बी, सॉरी हाँ, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। A1 कितना है? A1 A2 माइनस मल्टीप्लाई तो -2, B1 B2 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, यहाँ भी -32, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 4। ठीक, ऊपर समझ में आ गया। नीचे लिखेंगे अंडर रूट में इसका A1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी अंडर रूट A2 स्क्वायर मतलब 4, 8 का स्क्वायर प्लस 64, और इसका 4 4 जा 16। ठीक है क्या? चलो
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर ऐड करोगे तो माइनस तो हट जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा है, तो ऊपर 38 आ गया और नीचे अंडर रूट में इसको अगर सॉल्व किए तो ये अंडर रूट 16 प्लस 18 हो गया और ये अंडर रूट कितना हो गया, इसको ऐड करा 70 प्लस 80 प्लस 84, तो 84 हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 38 अपॉन में मल्टीप्लाई करा दो अंदर 18 मल्टीप्लाई 84, ठीक है। अब थीटा पूछा था तो थीटा बराबर हम लिखेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स, इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग, अपना सॉल्व कर लीजिएगा 38 अपॉन अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 84। समझ गए क्या बात को, समझ गए ना? कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। एंगल वाला सेम था, ऐसे ही एक क्वेश्चन इसलिए फटाफट कर दिए। अगला नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब वेक्टर फॉर्म में लाइंस दी है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग आराम से फाइंड आउट करेंगे। अगर कंपेयर करोगे पहले वाले से तो देखो बेटा, अगर ये ध्यान दो तो ये ए वेक्टर A1, ये वेक्टर B1, ये वेक्टर A2, ये वेक्टर B2। अब हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख देते हैं। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूले की बात करो तो मॉडुलस A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 पहली चीज, फिर इनमें डॉट लेना है साथ किसके साथ, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक। मॉडुलस अपॉन में हमें लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो हमें क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस, तो क्रॉस अगर दिख रहा है तो हम पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी वेक्टर कंपेयर पहले देखो कर लो, तो हमारे पास अगर ऊपर देखोगे तो वेक्टर A1 पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, तो ये है आई कैप माई प्लस जे कैप। फिर A2 वेक्टर देख लो क्या दिया है बेटा, A2 वेक्टर नीचे वाला है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, ये कंपेयर किससे कर रहे हैं आपको याद होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म होता था वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब अगर देख रहे होगे तो समझ पा रहे होगे, ठीक। दूसरी चीज, वेक्टर B1 कंपेयर करके लैम्डा के पास में जो लिखा होगा वो B1 होगा, तो वेक्टर B1 आएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और वेक्टर B2 कितना आ जाएगा, नीचे वाला म्यू के बगल में जो लिखा होगा, क्योंकि लैम्डा म्यू ये सब क्या है कांस्टेंट वैल्यू, 3i कैप प्लस जे कैप और यहाँ प्लस 2k कैप, ठीक। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, तो B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। क्रॉस वाला मैंने सिखाया था, सबसे पहले आपको यहाँ पे आई जे के लिखना है, आई कैप जे कैप और यहाँ पे के कैप। B1 वाला देखो यहाँ से 2 माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ लिखोगे आई 2 माइनस वन प्लस वन। नीचे B2 देखोगे 3 प्लस वन और 2, तो यहाँ पे 3 प्लस वन और यहाँ पे प्लस 2। अब मैंने बताया था कि वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आई कैप लिखो माइनस ब्रैकेट जे कैप लिखो फिर प्लस ब्रैकेट के कैप लिखो, ठीक। जिनको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ाया होगा तो उनको पता होगा सॉल्व करने का तरीका। आई कैप निकालने तो आई को भूल जाओ, ये वाली आप कॉलम रो भूलिए, ये वाली कॉलम भूलिए, ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो -2 -2 -2 -1। इसमें देखो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 2 2 जा 4 -3, ओके। और के वाले में इसको इसको भूल जाओ तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ चुका है, -3 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप और यहाँ पे +5 के कैप। इतनी बात समझ गए। हमने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया और नीचे हमने देखा उसका मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो यहीं पे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बता रखा है वेक्टर फॉर्म में, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भैया, तो अंडर रूट में -3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन सबको ऐड करोगे तो अंडर रूट में 35, ठीक है, अंडर रूट 35। अब यहाँ पे वैल्यू आप आसानी से पुट अप कर सकते हो। A2 माइनस A1 निकालना बाकी है, तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं हम फटाफट। यहाँ से ये अलग करके देखो, मैं एक ही क्वेश्चन को इसमें करने की वजह से बाकी अगर इरेज करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। A2 माइनस A1, 2 से 1 जाएगा कितना आएगा 1, मतलब आई कैप। फिर जे से जे जाएगा तो 0, जे कैंसिल हो गया, जे से जे कैंसिल हो गया ना माइनस करने, माइनस के और वहां तो कुछ है नहीं तो माइनस के कैप आ गया, तो माइनस
के कैप, माइनस करना आ गया। फिर हमने B1 क्रॉस B2 निकाल चुका है वेक्टर फॉर्म में, तो वो लिखेंगे -3, यहाँ पे लिखा हुआ ये दिख रहा होगा, -3 आई कैप, फिर -j कैप, ओके, प्लस में 5 के कैप, ठीक है क्या, प्लस 5 के कैप, और इसका यहाँ पे मॉडुलस फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। चलो, अब बेटा क्या करना है, यहाँ पे अपॉन में हमने इसको निकाल रखा है √35, ऊपर केवल डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो आई का आई के साथ -3 लिखा है, -3 आ जाएगा, आई का I1, के जे है नहीं तो जे से 0 हो गया, के का 5 के साथ करोगे तो माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस का 5 आएगा, ऊपर मॉडुलस लगाएंगे, नीचे √35 लिखेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऊपर मॉडुलस की वजह से प्लस आएगा, तो 8 अपॉन में √35, यही बेटा आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या है आपकी शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है क्या। अलग अलग मैंने चीजों को एक्सप्लेन करके कंपेयर करके स्टेप वाइज सुन तो रहे हो ना, बस लिखा इधर उधर है तो आराम से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, अगर बार बार इरेज करूंगा तो समझ नहीं पाओगे। समझ गए ना, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके पहले एक क्वेश्चन और करेंगे, ये फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो वो वेक्टर फॉर्म में लाइंस दिया था, ये किस में दिया है, ये दिया है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दिया, तो हम इसको पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यही चीज समझा रहा था जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो इसका पहले वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म बनाना बहुत ही ईजी है, हमें पता है वेक्टर आर बराबर, अब यहाँ पे जो आएगा वेक्टर ए आएगा, ए क्या होता है x1 y1 और z1, तो x1 यहाँ पे -1 है, क्योंकि ये x माइनस x1 होता है ना, तो -1 आई कैप, फिर यहाँ पे भी -1 रहा होगा, -1 जे कैप, यहाँ पे भी -1 रहा होगा, तो यहाँ पे -1 रहा होगा, तो माइनस के कैप। इतनी बात समझ गए, ओके। आई जे कैप लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 तीनों में है, तो इतना लिख दिए, प्लस लैम्डा। अब वेक्टर बी की बारी, तो वेक्टर बी इसमें होता है ए, मतलब 7 आई कैप -6 जे कैप, और यहाँ पे 1 है तो प्लस के कैप, ठीक। हमने एक लाइन निकाल लिया वेक्टर फॉर्म में, दूसरी लाइन निकाल लेते हैं वेक्टर फॉर्म, इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x1 पहले लिखते हैं, x1 मतलब वही है 3 आई कैप, x2 भी वही है +5 जे कैप, और इसको कंपेयर करोगे ये भी वही है 7 के कैप, क्योंकि पहले से ही माइनस लगा है तो हम उसमें एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस अब वहां पे लैम्डा लिखे हो तो यहाँ पे म्यू लिख दो, या कोई भी ऐसा लेटर जो कांस्टेंट समझा सके। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आई कैप, यहाँ पे -2 है तो -2 जे कैप, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लस के कैप। बेटा देखो वेक्टर फॉर्म में सेम इसके पहले जो क्वेश्चन किए दोनों वेक्टर फॉर्म में हमने निकाल लिया है, उसमें सबसे पहले अब B1 हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए थी, फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 वेक्टर A2 माइनस A1 वेक्टर फॉर्म में पहले, फिर इसका डॉट लेना है हमें B1 क्रॉस B2 से, ये लेना है, मॉड लगाना है अपॉन में अंडर रूट में, ये अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए B1 क्रॉस B2 का, ठीक है। तो मैं तुम्हें हिंट दूंगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है क्योंकि इसके पहले ऐसा ही क्वेश्चन किए हैं। तो ये देखो बेटा, मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये आपका A1 वेक्टर A1, ये आपका वेक्टर B1, ये आपका वेक्टर A2, और ये आपका वेक्टर B2, सारी चीजें दी हैं, अब इसको सॉल्व करके आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है, कर पाओगे ना, ठीक है, वेरी गुड। अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है, वैसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है उतना, तो आप उसको अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये इजी बहुत है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको, तो आप इसको होमवर्क में इसको भी करेंगे, ये समझा दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे दोनों क्वेश्चन जो होमवर्क में दे रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे कि सर जो आपने होमवर्क दिया था वो हमें नहीं आया, तो मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। पहले देखो ये वर्ड क्या दिया, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इतना इतना इतना, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिक्स। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे फिगर थोड़ा बनाने में मुश्किल होगा, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल है,
तो इसके वर्टिक्स अगर ये पॉइंट देखोगे तो x1, y1 और z1, इस पॉइंट को देखोगे तो x2, y2 और z2, इस पॉइंट को देखोगे तो x3, y3 एंड z3। अब इसका कह रहा है इसके मिड पॉइंट के उसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेते हैं। पहला, सबसे पहला क्या दिया है, पहला वाला पॉइंट दिया है बेटा 1, 5 एंड -1। दूसरा पॉइंट दिया है 0, 4, -2 एंड थर्ड पॉइंट दिया है 2, 3 एंड 4। तो आपको इसके वर्टिक्स निकालना है, मतलब x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगर इस वाले पॉइंट की हमें ए बी वाला बात करें, ए बी सी में अगर ए बी वाले में बात करें, ए बी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, अगर मिड पॉइंट लगाना है तो सब में लगाएंगे। पहला पॉइंट अगर लगाना है तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और मिड पॉइंट इसका दिया हुआ है 1। पहला मिड पॉइंट क्या दिया है 1, ठीक है। इसी तरह इसके लिए क्या लगाएंगे x2 प्लस y2 x, हाँ y1 प्लस, सॉरी यहाँ पे y2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 वैल्यू क्या दिया है 5, और इसी तरह इस पॉइंट के लिए लगाएंगे z1 प्लस z2 अपॉन में 2 इक्वल क्या दिया हुआ है -1। ये बात समझ में आ गई। ये ए बी के लिए हमने लिख लिया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 इक्वल 2। दूसरा y1 प्लस y2 इक्वल 10 और तीसरा z1 प्लस z2 इक्वल -2। ऐसे ही बेटा देखो इससे इक्वेशन बनी, सेम ऐसे ही आपको इक्वेशन बनाना है BC के लिए। तो BC के लिए यहाँ पे x2 प्लस x3 लिखोगे, x2 प्लस x3 अपॉन में 2 इक्वल 0 दिया है। फिर लिखोगे y2 प्लस y3 अपॉन में 2 इक्वल क्या दिया है 4, और इसी तरह आपको दिया है z3 z z2 प्लस z3 इक्वल अपॉन में 2 इक्वल, मिड पॉइंट तो पता है ना निकालना, -2। इससे भी 3 इक्वेशन बनेंगी और लास्ट वाले से भी आपके 3 इक्वेशन फॉर AC। AC के लिए निकालोगे तो 3 इक्वेशन। अब आपकी इक्वेशन जो बनी है, इन इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो वहां से आपको x1, y1, z1, x2, y2, z2 इनकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे, और वही आपके इनके, फिर यहाँ से एक और है x3, y3 और z3, यही आपके वर्टिक्स हो जाएंगे। ट्राइंगल के क्या हो जाएंगे, वर्टिक्स। अगर ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग फीडबैक जैसे देंगे वैसा ही वीडियो मिलेगा आपको, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन टॉपिक में आ जाएं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझसे एक बार बता दें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच।